अस्सलाम वालेकुम जी, आई वेलकम यू टू द रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। आज हम जो है वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। हमारे पास जो है वो एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमारे पास एक पाथवे होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें और एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर सकें। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग प्रेपरेशन इन अ हेस्ट, हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके सिलेबस को सिंप्लीफाई करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सिलेबस में एक्चुअली है क्या और क्या चीज़ें अननेसेसरी हैं और किस तरह से हम इन्हें कम से कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। अगर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के सिलेबस की बात करें तो 200 मार्क्स के दो सब्जेक्ट्स हैं, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। आज की वीडियो में हम जो है वो पेपर 1 में जो सेक्शन ए है, अभी अगर आप देख सकें सेक्शन ए आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि 50 मार्क्स का है। आज की वीडियो में हम जस्ट इसको डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो 50 मार्क्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग से परटेन करते हैं, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। अगर हम सेक्शन ए जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसकी बात करें तो इसमें फर्दर 7 सब सेक्शंस हैं। हम जो है वो इसे सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। सॉरी, हम जो है वो इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जामिनर रिक्वायर करता है, कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अगर आप सेक्शन 1 देखें तो सेक्शन 1 की हेडिंग है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस एंड कन्वेंशंस। तो बेसिकली एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आपको अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अजम्पशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब इस सब सेक्शन के अंदर फर्दर वो आपसे क्या रिक्वायर करता है, वो आपसे रिक्वायर करता है एक तो आपको नेचर और स्कोप पता होना चाहिए अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग किन सर्कमस्टांसेस में और किस क्या किन किस लिमिट तक जो है वो अकाउंटिंग यूज होती है, अकाउंटिंग किन किन चीजों को कवर करती है अपने अंडर। ठीक है। इसके बाद जो है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, असम्पशंस एंड कन्वेंशंस। ये सारे जो हैं वो मोर और लेस इंटरचेंजेबली यूज होती हैं ये टर्म्स। तो इसमें वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपको अक्रूवल का और मैचिंग कॉन्सेप्ट का पता हो। ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कंपेरेबिलिटी, इस चीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रू एंड फेयर व्यू का पता होना चाहिए। ठीक है। ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ट्रू और फेयर व्यू देती हों, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोवाइड करती हों। उसके बाद न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए, आपको मटेरियलिटी का पता होना चाहिए, प्रूडेंस का आपको पता होना चाहिए, कंप्लीटनेस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस इसने लिखा हुआ है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है गोइंग कंसर्न, और लास्ट सेकेंड लास्ट जो है वो गोइंग कंसर्न, और लास्ट में हमारे पास सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो गोइंग कंसर्न और सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये भी जो है वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस ये भी इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं या उनकी यूजफुलनेस क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए।
ठीक है, तो इस पूरे सेक्शन को अगर आप देखें तो ये पूरा सेक्शन आपका थ्योरेटिकल नेचर का है, इसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो हम ये सेक्शन ज़रूर करेंगे और हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और हम इनको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपके जो एमसीक्यूज, जो कि नॉर्मली इस पोर्शन में से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, 2-3, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जब हमने इसको डीकंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमारे सामने एक पिक्चर बड़ी क्लियर होके आ गई कि हमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग का पता होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 पे हमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस एंड कन्वेंशंस, इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अराउंड 10 कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर हम सेकंड सब सेक्शन की बात करें तो सेकंड सब सेक्शन में एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आपको अकाउंटिंग साइकिल का पता हो, और अकाउंटिंग साइकिल को ही जो है वो उसके लिए वो एक सिनोनिम यूज कर रहा है, प्रोसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस का, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस एक ही बात है, तो आपको अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। फर्दर वो इसमें से क्या रिक्वायर करता है, अब इसमें बेसिकली वो आपसे पूरे का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पहले आपसे रिक्वायर करेगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो, और सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, अब जिस तरह देखें कि सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट अकर होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन या इवेंट अकर होने से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद सबसे पहले जनरल जर्नल में एंट्रीज होती हैं, फिर जितनी आपकी एंट्रीज होती हैं किसी एक पीरियड के, अगर आपके अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ का है तो 1 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी जनरल जर्नल की एंट्रीज हैं उनके आप लेजर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उन सब लेजर्स के बैलेंसेस को एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं, जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपके जितने भी डेबिट अकाउंट्स हैं, जितने क्रेडिट अकाउंट्स हैं, आप उन सब को लिखते हैं और आप ये देखते हैं कि आपकी डेबिट साइड आपके क्रेडिट साइड के इक्वल है या नहीं। ट्रायल बैलेंस, जिस तरह इसका नाम बता रहा है कि आप एक जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई एरर नहीं है आपकी जर्नल जर्नल की एंट्रीज में या जर्नल लेजर में। इनमें एंट्रीज करते हुए आपने किसी किस्म का कोई एरर नहीं किया, कोई एरर ऑफ ओमिशन, कोई एरर ऑफ कमीशन, इस तरह का कोई भी एरर आपने नहीं किया। ठीक है, तो आप जो है वो जनरल लेजर के सारे बैलेंसेस उठा के एक जगह पे लिख के, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, उनको ट्रायल बेसिस पे बैलेंस कर लेते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाती हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद आप अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, अब और उसके बाद जो है वो आप यही सारी चीज जो है वो आप वर्कशीट के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस में वर्कशीट जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल एक इररेलेवेंट चीज़ है। वर्कशीट के ऊपर कभी भी आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो अभी हमारी जो चीज़ें यहाँ पे इररेलेवेंट होंगी उनको हम स्ट्राइक थ्रू करते जाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल अननेसेसरी है, जो सिलेबस में नहीं आता या जस्ट वैसे ही मेंशन कर दिया गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन की हुई हैं, उनको हम स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपका बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपका अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है इस पार्ट पे। उसके बाद बात आ जाती है जो सेक्शन 2 की, सब सेक्शन 2 की सेकंड रिक्वायरमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
अब वो क्या चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, वो चाह रहा है आपसे कि आपको नॉलेज हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है आपकी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। तो इन चीजों का, इन 4 स्टेटमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, आपको ये 4 स्टेटमेंट्स बनानी आती होनी चाहिए और इनकी इंटरप्रिटेशन करनी आती होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां से ऑनवर्ड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ऑनवर्ड, ये जितना भी टेक्स्ट है, अब अगर हम इसको रीड आउट करें तो ये है इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज स्पेसिफाइड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड थ्रू IFRS and IAS and by Securities and Exchange Commission of Pakistan through Companies Ordinance 1984। यहां तक जितना भी आपका टेक्स्ट है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी लिखा गया है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पेपर में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो आप यही IFRS और IAS के अकॉर्डिंग बना रहे होंगे। IFRS बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को, और IAS बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो इस टेक्स्ट को हम फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि क्या चीज़ अननेसेसरीली लिखी गई हुई है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज का पता होना चाहिए। तो क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज भी हम करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज मेनली होती हैं आपके मंथ एंड के टाइम पे होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज, और रिवर्सिंग एंट्रीज आप अगर गलती से कोई एंट्री पास कर देते हैं उसकी क्या रिवर्सल होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सब सेक्शन 3 की तरफ। सब सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सब सेक्शन 3 में वो आपसे एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की एट्रीब्यूट्स और उसकी सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब हम फॉर्मली आप लेक्चर देख रहे होंगे, जब हम ये सिलेबस कवर कर रहे होंगे। सेकंड नंबर पे जो है वो आपसे एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है कि आपको जो वेरियस स्टेक होल्डर्स या यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। मसलन अगर आपके पास एक्सटर्नल यूजर्स हैं तो आपको एक्सटर्नल यूजर्स जिनके अंदर आपके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, लेंडर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपको इनकी इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, मसलन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मसलन अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कोई भी एक इन्वेस्टर है जो आपका एक्सटर्नल यूजर है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो बेसिकली किस पर्सपेक्टिव में देखेगा, वो इस पर्सपेक्टिव में देखेगा कि मैंने इस कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने इसके शेयर्स परचेज करने हैं, तो इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है, ठीक है। इस कंपनी की डिविडेंड रेशो क्या है, ये अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से कितनी अमाउंट रिटेन कर लेती है और कितनी डिविडेंड में देती है, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है इसकी, ठीक है। तो इसकी बेस पे फिर वो डिसीजन लेगा। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कोई क्रेडिटर है जिसने आपको लोन देना है, मसलन अगर बैंक है, ठीक है, तो बैंक बेसिकली आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी देखेगा कि आपकी इनकम कितनी है, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस क्या हैं,
उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या है, ठीक है। एक रेशो होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो बेसिकली बैंक्स किसी भी बिजनेस को लैंडिंग करने से पहले उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखते हैं। अगर उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 टाइम्स हो उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस से, तब ये कंसीडर किया जाता है कि इस बिजनेस की रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है और कोई भी बैंक विलिंगली उसको लोन दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर्स हैं, उनकी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से को लेकर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स की क्या इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपके इंटरनल है, मसलन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन ये सारे के सारे सॉरी इंटरनल स्टेक होल्डर्स जिनको बोलते हैं, तो इनकी भी इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगेन आपका ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीटली जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके अंदर से कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 4 को देख लेते हैं। सेक्शन 4 को अगर हम देखें तो बेसिकली सेक्शन 4 में एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपको जो कॉमन लीगल फॉर्म्स हैं बिजनेस की, कॉमन लीगल फॉर्म्स कौन सी हैं बिजनेस की, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। आपको ये जो 3 कॉमन लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, इनकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मसलन आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैसे बनेगी, पार्टनरशिप के केस में कैसे बनेगी, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जिनके अंदर बैंकिंग कंपनीज भी आ जाती हैं, उनके केस में किस तरह बनेंगी, और किस तरह से ये तीनों की तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एक प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है वो जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक पार्टनरशिप को लेंगे और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि उसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके इनकम स्टेटमेंट में पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से की जाती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगेन यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है एक्सक्लूडिंग एडवांस टॉपिक्स लाइक एमलगमेशन, कैपिटल रिडक्शन, कंसोलिडेशन एटसेट्रा। तो हम इसको जो है वो स्ट्राइक थ्रू कर देंगे ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए कि हमने इस सेक्शन में जस्ट ये चीजें जो है वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5 जो है उसमें अब वो फर्दर आपसे रिक्वायर कर रहा है, जिस तरह सेक्शन 4 में उसने कहा था कि आपको कॉमन लीगल फॉर्म्स जो है बिजनेस की उनकी अकाउंटिंग का पता होना चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से यहाँ वो आपको कह रहा है कि आपको जो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस हैं और पब्लिक सेक्टर है, मसलन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन जिस तरह लास्ट में आपने देखा था, पहले उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूछा और किसकी पूछा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो हम इसको भी जो है वो जरा यहाँ पे बुलेट्स ऐड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ रहा है हमसे इन 3 केसेस में।
इसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पूछी जा रही हैं इन दो केसेस में, ठीक है, कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाती हैं, और जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होती हैं वो किस तरह से बनाती हैं। अब यहाँ पे अगेन जिस तरह हमने पिछले सब सेक्शन में स्ट्राइक थ्रू किया था, इस टेक्स्ट को हम स्ट्राइक थ्रू कर देंगे एक दफा पढ़ने के बाद। यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं एज पर स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपने देखा कि प्रीवियसली जब हम बात कर रहे थे सिंपल, यानी हम किसी को भी स्पेसिफाई करके बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनेंगी उसके बारे में आपको गाइडेंस देता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये दो चीजें आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उस पे किस तरह से कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, उसके ऊपर आपको गाइडेंस देता है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको उसके ऊपर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली वो बोल रहा है कि जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, लाइक अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अब इस वाले सब सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सब सेक्शन आपके सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली इररेलेवेंट है। कभी भी आपको इस तरह से स्पेसिफाई करके क्वेश्चन ना दिया गया है, ना ही दिया जाएगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इस फॉर्मेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दें। कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो इस ये जो आपके पास सब सेक्शन है इसको हम कंप्लीटली स्किप कर देंगे जब हम प्रेपरेशन कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ जो हमारा आ जाता है सब सेक्शन, वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट मीन फिक्स्ड एसेट्स, आपके फिक्स्ड और टेंजिबल जिनको टच किया जा सकता है। तो आपके जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है, उनके ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें फर्दर वो आपसे क्या जानना चाह रहा है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स कंसर्निंग नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स जिसमें आपके व्हीकल आ जाएगी, आपके प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ जाएगी, आपका मशीनरी आ जाएगी, आपकी जितने भी फिक्स्ड बिल्डिंग आ जाएगी, आपकी लैंड आ जाएगी। उनसे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अब वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं वो खुद आपको बता रहा है। एक तो आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मिलके कॉस्ट बनेगी, क्या खाली परचेज प्राइस कॉस्ट होगी या उसके अंदर फ्रेट और डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होंगे, टैक्स की अमाउंट्स भी ऐड होंगी। किन अमाउंट्स को सम अप करके आपकी कॉस्ट बनेगी आपके फिक्स्ड एसेट की, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट का पता होना चाहिए कि आपने डेप्रिसिएशन रेट किस अमाउंट के ऊपर चार्ज करना है, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन का पता होना चाहिए, आपको फेयर वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इकट्ठा क्यों लिखा जा रहा है, इसके पीछे क्या पर्पस है, कौन सा आपका आईएफआरएस है जो रिक्वायर करता है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को एज अ वन लाइन आइटम अपनी बैलेंस शीट में लिखें, ठीक है। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, आपको यूजफुल लाइफ का पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं नॉन करंट एसेट्स के साथ। तो हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। छोटे मोटे हम जो है वो एग्जाम्पल्स लेके इनको सॉल्व करके, जो ट्रिकी नेचर की एग्जाम्पल्स होती हैं वो लेके इनको सॉल्व भी करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं सेकंड जो इसी सब सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन मेथड्स एंड देयर एप्लीकेशन एज स्पेसिफाइड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो डेप्रिसिएशन मेथड्स का आपको पता होना चाहिए और उनकी क्या एप्लीकेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मेथड, कौन कौन से डेप्रिसिएशन मेथड का आपको पता होना चाहिए? आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का पता होना चाहिए, आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का पता होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का पता होना चाहिए, और आपको बेसिक नाउ हाउ हो अदर मेथड्स या टेक्निक्स की जो कॉमनली यूज की जाती हैं इंडस्ट्री में। तो हम बेसिकली ये तीन मेथड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम जो दूसरे मेथड्स हैं जिनमें एक आपका सम ऑफ ईयर्स मेथड आ जाता है, एक मैकर्स आ जाता है, हम वो भी करेंगे। ठीक है। ताकि डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो लास्ट में इस सेक्शन में से आता है और वो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको डेप्रिसिएशन को हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके जितने भी मेथड्स हैं उनको हम हर तरह से करेंगे। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लास्ट सब सेक्शन है वो हमारे पास आ जाता है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इसमें बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर करता है? एग्जामिनर आपसे रिक्वायर करता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना आता हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे करते हैं? दो तरीके हैं, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और एक वर्टिकल एनालिसिस होता है। ठीक है। तो दोनों के दोनों आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस आते हो, और इसमें आपको क्या क्या चीजें आती हो? आपको लिक्विडिटी रेशियो आती हो, आपको एक्टिविटी रेशियो आती हो, आपको डेट रेशियोज आती हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आती हो, और आपको मार्केट रेशियोज आती हो, और उसके बाद आपको टेक्निकल एंड इंडस्ट्री एनालिसिस करना आता हो। तो रेशियोज भी अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज। यहाँ से भी जो है वो हर दफा लाजमी क्वेश्चन आता है, और सिर्फ आपके पेपर वन में नहीं, आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, समटाइम्स आपके पेपर टू में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगेन जब हम ये वाला सेक्शन करेंगे, सब सेक्शन करेंगे, तो हम इस टॉपिक को भी, ये जो रेशियोज आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा जितनी भी रेशियोज होती हैं और रेशियोज के जितने भी किस्म के क्वेश्चन हैं, हम वो सारे के सारे करेंगे, ताकि हम इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वी डोंट मिस आउट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में पेपर वन में सेक्शन वन जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके जो 50 मार्क्स का आपका सिलेबस है जिसमें 7 सब सेक्शंस हैं, उसको बेसिकली हमने डीकंस्ट्रक्ट कर लिया है। और डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास एक तो सिलेबस आपको काफ़ी कम लगेगा एज कंपेयर टू व्हाट यू आर सीइंग बिफोर। उससे आपको काफ़ी कम लगेगा और रिलेटिवली इजी टू प्रिपेयर लगेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास अब एक पाथवे है, आपको, आप सर्टन हो गए हैं, आपको पता है कि मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करना, आप कुछ भी वेग नहीं रह गया। ठीक है। अच्छा, अब एक इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम। क्विक रिव्यू हमारा ये है कि हमारा पार्ट वन जो है, सॉरी सब सेक्शन वन जो है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है,
इसे हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको हम रेड कर लेंगे। सबसेक्शन 2 जो है वो हमारा वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसेक्शन 3 अगेन ये थ्योरेटिकल है, इसको हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सबसेक्शन 4 जो है ये हमारा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज सबसेक्शन 2 और 6 और 7। ठीक है, उसकी एक रीज़न ये है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना सबसेक्शन 2 कर रहे होंगे, दिस सबसेक्शन, जब हम सबसेक्शन 2 कर रहे होंगे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर चुके होंगे। तो दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन समहाउ ओवरलैप्स विद सबसेक्शन 2। हमारी प्रिपरेशन इससे रिलेटेड ऑलरेडी वहां पे हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसेक्शन 5। ये अगेन मैंने आपको बताया था ये कंप्लीटली इरेलीवेंट है, इसको तो हम कंप्लीटली स्किप करेंगे, तो इसको मैं सारे के सारे को स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद हमारा सबसेक्शन 6 आ जाता है। सबसेक्शन 6 हम बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज। इसको हम अच्छे से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट पेपर में से क्वेश्चन करेंगे और वैसे भी एग्जांपल्स करेंगे। और लास्ट में हमारा सबसेक्शन 7, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। तो अभी हमने बेसिकली प्लान चाक आउट कर लिया है कि हम 7 सब सेक्शंस में से 3 सब सेक्शंस को हम बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे हमारे इजीली तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में जो आए होते हैं वो मेनली इन्हीं सब सेक्शंस में से होते हैं और हम उनको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, इसी तरह से उसका सिलेबस डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और एक पाथवे जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि हमने किस तरह से चलना है। अल्लाह हाफिज।